To all, I am Preeti Pradipta Chaini, a class 8 student of Odisha Adarsh Vidyalaya Bhavnagar, and today I am going to explain Indian Constitution, chapter of Social and Political Science NCERT book. So in this chapter we will learn about 5 major work of the Indian Constitution. So for learning Indian Constitution, first we have to know what is Constitution. This is the picture of our Indian Constitution. Indian Constitution is a written document in which we can find such rules to govern a country. Constitution में ऐसे कुछ rules होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एक कंट्री को अच्छे से गवर्न करने में. तो हम पहले पता लगाएंगे कि वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ती है. आज लगभग विश्व के सारे देशों में एक कॉन्स्टिट्यूशन है. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर ये तय नहीं है कि ऑल कंट्रीज जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है. एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पसेस सर्व करता है. पहले ये ऐसे आइडियाज़ देता है जो एक कंट्री के पीपल को अच्छा लगे और उन्हें ये सब ओबे करने में कोई दिक्कत ना हो. और हम और एक वे में कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या होता है. एक कंट्री बहुत एक किस्म के लोगों से नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा किस्म के लोगों से बनता है. ये तो नेसेसरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे इशू पर ही एग्री कर सकें. इसी बात पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है. वो हमें एक सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल सर्व करता है जो हमारे देश के सारे लोग आसानी से एग्री कर सकें और वो चाह सकें कि वो कैसे कंट्री को गवर्न करना चाहते हैं. अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है. तो हम अभी नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में ही सिचुएटेड है. रिसेंटली नेपाल एक मोनार्ची कंट्री था, मतलब वहाँ पे लोग डेमोक्रेसी से नहीं रहते थे. वहाँ पे सिर्फ किंग और क्वीन का रूल चलता था. नेपाल का जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था जो उन्होंने 1990 पे अडॉप्ट किया था वो किंग के तरफ से मतलब मोनार्ची था जहाँ पे किंग ही रूल कर सकता है. वहीं सारे रूल्स बनाएंगे और सबको वही रूल्स मानना पड़ेगा, चाहे वो ठीक लोगों के लिए ठीक हो या ना हो. पर पीपल का मूवमेंट को बहुत डिकेड्स लगा एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने को, और 2006 में फाइनली वो सक्सीड हो गए किंग के रूल को एंड करने के लिए और पीपल का पावर दिखाने के लिए. नेपाल की कंट्री ने बहुत बार डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया है. 1990 को पीपल स्ट्रगल का डेमोक्रेसी सिर्फ 12 ईयर के लिए लास्ट किया 2002 तक, और अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र अपना राज चलाने लगे और उन्होंने गवर्नमेंट का हेड ले लिया फरवरी 2005 को. तो इन नवंबर 2005 अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी ज्वाइन हुए और उन्होंने एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया था. ये एग्रीमेंट पब्लिक डेमोक्रेसी और पीस के लिए था. सो इन 2006 में पीपल का जो डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट था वो शुरू हो गया और इमेज फोर्स मतलब बहुत फोर्स गेन करने लगा और ये रिपीटेडली जो किंग के ऑर्डर्स को रिफ्यूज़ करने लगा. फाइनली अप्रैल 2006 में किंग ने थर्ड पार्लियामेंट को रिस्टोर किया और पॉलिटिकल पार्टीज़ को गवर्नमेंट के लिए पूछा. तो 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेसी बन गया और मोनार्ची से हटकर एक डेमोक्रेसी वो बन गया. एक फुटबॉल के गेम में जैसे जो रूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, नेपाल में भी जो मोनार्ची से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ तो उन्हें ये ज़रूरत पड़ी कि थोड़ा सा उनके रूल्स में चेंज करने के लिए एक न्यू सोसाइटी बनाने के लिए. इसी कारण से नेपाल के लोगों ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2015 को अडॉप्ट कर लिया. एक सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम पे नज़र रखे. अगर हम एग्जांपल लें तो नेपाल का जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टेट करता था कि कंट्री एक किंग के द्वारा रूल होता था और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके जो मिनिस्टर थे
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लेता है हमारे कंट्री को गवर्न करने के लिए और पीपल के हित में राइट डिसीजन लेने के लिए। डेमोक्रेसी में हम खुद ही अपने लीडर को चूज़ कर सकते थे। पर कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि लीडर्स उनके पावर को मिसयूज़ कर सके, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली सेफगार्ड्स इसके लिए प्रोवाइड करता है। अगर कोई मिसयूज़ करता है अथॉरिटी को तो ये ग्रोस इनजस्टिस का रिजल्ट हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक क्लासरूम का, जहाँ पे ऐसा ही एक मिसयूज होता है पावर का। हम पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि सुरेश यहाँ का क्लास मॉनिटर है, पर उसका बिहेवियर दूसरों के तरफ बहुत अच्छा नहीं है। उसके क्लासमेट भी उसे अच्छा नहीं बोलते, उसे नफरत करते थे। तो इस क्लास की क्लास टीचर मिस राव थी और तभी उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम से क्लासरूम को छोड़ना पड़ा और उन्होंने सुरेश को कहा कि वो क्लासरूम का ध्यान रखे। तो सुरेश ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और जबकि वो क्लास मॉनिटर है उसको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था, तो उसने अनिल को चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसने अनिल से कहा, अनिल आज मैं तुम्हारा रिपोर्ट मिस राव को दे रही हूँ, तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ। तो अनिल बोला, पर मैंने क्या किया है? तो जब मिस राव क्लास को लौटती है तो सुरेश अनिल का कंप्लेन कर देता है कि मैडम आप जब क्लास को छोड़ के गए थे तो अनिल बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और सारा क्लास को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था और वो मेरे बात भी नहीं सुन रहा था। ऐसा उसने झूठ से बोल दिया। ये सुनकर मिस राव को गुस्सा आया और उन्होंने अनिल को जल्दी ही पनिशमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि अनिल को स्कूल के पास रुकना पड़ेगा और उसे लिखना पड़ेगा, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, 100 बार लिखना पड़ेगा। अनिल इससे बहुत दुख हुआ। उसने मैम को समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया, पर मैम नहीं सुनी क्योंकि मॉनिटर की बात ही नहीं सुनेंगी। ऐसे ही बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज़ में सब ऐसे मिसयूज करते हैं अपना पावर को। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स देता है जो ऐसे मिसयूज के अगेंस्ट में हमें सेफ रखें और वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी सजा दे जो ऐसे काम करेंगे। हमने क्लास 7 बुक में ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था, जिसने बहुत डिस्क्रिमिनेशन चाहा था क्योंकि सिर्फ वो एक दलित या अनटचेबल कास्ट का था। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज करता है वो राइट टू इक्वालिटी, कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए और कोई भी सिटीजन उसके डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए उनके रिलीजन से, रेस से, कास्ट से, जेंडर से और प्लेस ऑफ बर्थ से। राइट टू इक्वालिटी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था।